नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 42। पहला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ द टेनिस ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप विंबलडन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर। वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता और ये इस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। सिनर ने कुल मिलाकर यह चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन द विंबलडन 2025 वीमेंस सिंगल्स टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्विएटेक। पोलैंड की ईगा ने महिला एकल फाइनल में अमांडा अनिसिमोवा, जो कि अमेरिका की हैं, को 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। यह इनकी छठी ग्रैंड स्लैम फाइनल थी और इन्होंने अपने सभी पिछले 5 ग्रैंड स्लैम फाइनल भी जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर हैम रेडियो प्रणाली का नाम क्या है? What is the name of the ham radio system on the International Space Station? The right answer is option number A, एरिस। हैम रेडियो का एक लाइसेंस प्राप्त गैर व्यावसायिक रेडियो संचार सेवा है जिसका उपयोग शिक्षा, प्रयोग और आपातकालीन संचार के लिए किया जाता है। तो ये IRISS क्या क्या है? एमेच्योर रेडियो ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यही है इसका फुल फॉर्म, जिसे अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोप का समर्थन प्राप्त है। अभी न्यूज़ में क्यों है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर थे, ने हैम रेडियो संचार के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क किया था, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी तक संचार का एक अनोखा उदाहरण है। इसका पहली बार अंतरिक्ष में उपयोग वर्ष 1983 में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी के बीच संचार के लिए किया गया था। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट इक्यून डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बीन इस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेरठ छावनी, उत्तर प्रदेश। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है। यह एक वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र है जो सुनिश्चित करता है कि घोड़े कुछ विशिष्ट अश्व रोगों से मुक्त हैं, जिससे वे व्यापार तथा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। यह क्षेत्र मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। सूर्य के वायुमंडल में छोटे प्लाज्मा लूपों की लंबाई कितनी होती है? हाउ लॉन्ग आर द स्मॉल प्लाज्मा लूप्स इन द सन्स एटमॉस्फेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 से 4,000 किलोमीटर। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों में छोटे अल्पकालिक प्लाज्मा लूपों का पता लगाया है, जो यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सूर्य चुंबकीय ऊर्जा को किस प्रकार संग्रहित और मुक्त करता है। ये छोटे कोरोनल लूप लगभग 3 से 4,000 किलोमीटर लंबे हैं और इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर से भी कम। डिफरेंशियल एमिशन मेजर एनालिसिस एक विशिष्ट तापमान पर प्लाज्मा से उत्सर्जन की मात्रा को इंगित करता है। इससे यह पता चला है कि छोटे कोरोनल लूपों में प्लाज्मा का तापमान कई मिलियन डिग्री से ऊपर बढ़ रहा था, जो क्रोमोस्फेयर के लिए असामान्य रूप से उच्च था, जहां प्लाज्मा का घनत्व कोरोना की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। गोल्डस्मिथ सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द गोल्डस्मिथ कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राग। यह सम्मेलन 6 से 11 जुलाई को प्राग, चेक गणराज्य में आयोजित किया गया था। यह भू रसायन और संबंधित विषयों पर आधारित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन यूरोपीय भू रसायन संघ और भू रासायनिक सोसाइटी द्वारा किया जाता है। सम्मेलन में प्रस्तुत एक अध्ययन से पता चलता है कि ग्लेशियरों के पिघलने और ज्वालामुखीय गतिविधियों में वृद्धि के बीच संभावित संबंध विशेषकर पश्चिमी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। आइसलैंड में लगभग 15,000 से 10,000 वर्ष पूर्व के बर्फ ह्रास काल के दौरान ज्वालामुखीय गतिविधि वर्तमान दरों से 30 से 50 गुना अधिक थी, क्योंकि बर्फ के पिघलने से ज्वालामुखियों पर दबाव कम था। ग्लेशियरों का निर्माण
हिमपात के लगातार जमा होने से होता है, जो दबाव में फर्न यानी बर्फ और ग्लेशियर आइस के बीच की स्थिति में बदल जाता है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैलीड प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैलीड प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। नीरज चोपड़ा ने 2025 में किस आयोजन में पहली बार 90 मीटर से अधिक का भाला फेंक दर्ज किया? इन विच इवेंट नीरज चोपड़ा रिकॉर्डेड a javelin throw of over 90 meters for the first time in 2025? The right answer is option number A, दोहा डायमंड लीग। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का थ्रो करके पहली बार 90 मीटर की बाधा को पार किया था। एक और लीग आयोजित हुआ था, नीरज चोपड़ा क्लासिक। इसमें नीरज ने बेंगलुरु के श्रीकांतारावा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के तीसरे प्रयास में 86.18 मीटर का थ्रो दर्ज करके स्वर्ण पदक जीता और वह अपने नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी करने और इसे जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का गिनी सूचकांक कितना है? एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द गिनी इंडेक्स ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 25.5। यह सूचकांक 167 देशों में से भारत को चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बनाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत मध्यम रूप से कम असमानता श्रेणी में आता है।
गिनी सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो किसी देश में आय या उपभोग के वितरण में असमानता को मापता है। यह 0 से 100 के बीच होता है, जहां 0 पूर्ण समानता और 100 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। आई ब्रिक प्लस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई ब्रिक प्लस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बायो इकोनॉमी रिसर्च एंड इनोवेशन कंसोर्टियम प्लस। अभी न्यूज में क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीराक, फुल फॉर्म क्या है इसका बीराक का? इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, और आई ब्रिक प्लस के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी में समावेशी जन भागीदारी के महत्व को उजागर करने के लिए समता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए 7 जुलाई को विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 मनाया, जिसकी थीम थी द बायो E3 वे। इस कार्यक्रम में बायो E3 ढांचे के तहत वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया गया। वेरा सी रूबिन वेधशाला कहाँ स्थित है? वेयर इज द वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेरो पचौन पर्वत, चिली। यह वेधशाला चिली के सेरो पचौन पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 2682 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान शुष्क वातावरण और अंधेरे आकाश के कारण खगोलीय अवलोकन के लिए आदर्श है। अभी न्यूज में क्यों है, इस वेधशाला ने अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में सिमोनी सर्वेक्षण दूरबीन का उपयोग करते हुए अपनी पहली परीक्षण छवियां यानी टेस्ट इमेजेज जारी की। इनका नाम अमेरिकी खगोल शास्त्री वेरा सी रूबिन के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने 1970 के दशक में डार्क मैटर के अस्तित्व का पहला साक्ष्य प्रस्तुत किया था। आदि कर्मयोगी के तहत पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज द फर्स्ट रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी RPL बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आदि कर्मयोगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। पहली क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की गई है, जहां 5 दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आदि कर्मयोगी एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य 20 लाख जनजातीय स्तर के कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय परिवर्तन अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण करना है, ताकि समावेशी विकास को गति मिले और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित हो। 100 मीटर दौड़ को 10.2 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द 100 मीटर रेस इन लेस देन 10.2 सेकेंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनिमेश कुजूर। अनिमेश ने 5 जुलाई को ग्रीस में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज मीटिंग में 100 मीटर दौड़ को 10.18 सेकेंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और वह पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 10.2 सेकेंड से भी कम में यह दूरी तय की। अनिमेश ने ग्रीस के सोतिरियोस गारागनीस और फिनलैंड के समूली सैमुअल्सन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। निमेश ने गुरविंदर सिंह के 10.2 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा, जो उन्होंने मार्च 2025 में ही इंडियन ग्रांड पी 1 में बनाया था। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? Which has become the first Caribbean country to launch UPI services for Indian travelers? The right answer is option number D, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इस देश ने 7 जुलाई 2025 को भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम्स इंटरफेस सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरेबियाई देश बनकर इतिहास रचा। यह घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान की गई है, जिससे भारतीय पर्यटक अपने यूपीआई ऐप्स जैसे भीम का उपयोग करके रुपये में भुगतान कर सकते हैं। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय के साथ साझेदारी करके यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली को लागू किया। गज मित्र योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द गज मित्र स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। गज मित्र योजना को असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया है। इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के पूर्व विधायक कपचैन राजकुमार की हाथी के हमले में मृत्यु के बाद की गई थी। योजना का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना, जिसके तहत गांवों में टीमें बनाकर और एआई कैमरों का उपयोग करके हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि लोगों और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल कहाँ कमीशन किया गया? वेयर वाज इंडियाज नेवीज न्यू स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल कमीशनड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैलिनिनग्राद। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित INS तमाल को 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राद यंतर शिपयार्ड में कमीशन किया गया। यह भारतीय नौसेना का 8वां प्रोजेक्ट तलवार क्लास फ्रिगेट है और तुसिल क्लास का दूसरा जहाज है। तमाल में 26% स्वदेशी घटक शामिल है, जिनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है जो समुद्र और जमीन दोनों पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसकी लंबाई है 125 मीटर और वजन है इसका 3900 टन और यह लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति और 3000 किलोमीटर की परिचालन रेंज के साथ ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS उदयगिरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवीज न्यू स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS उदयगिरी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। MDL इस प्रोजेक्ट के तहत 4 फ्रिगेट्स का निर्माण कर रहा है, जबकि शेष 3 GRSE कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह जहाज केवल 37 महीनों में लॉन्च से डिलीवरी तक तैयार किया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन ऑल 3 क्रिकेट फॉर्मेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वह भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक जमाए हैं। स्मृति मंधाना ने अक्टूबर 2024 तक वनडे क्रिकेट में 88 पारियों में 8 शतक बनाए हैं, जिसके साथ वह मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत की सबसे ज़्यादा वनडे शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर भी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने अफगानिस्तान में तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किस आधार पर जारी किए हैं? ऑन व्हाट बेसिस डिड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC इश्यू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट तालिबान लीडर्स इन अफगानिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक आधार पर मानवता के विरुद्ध अपराध। ICC के मुख्य अभियोजन करीम खान ने 2025 में तालिबान के सुप्रीम नेता हईबतुल्लाह अखुंदजादा और मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ रोम संविधि के अनुच्छेद 7(1)H के तहत लैंगिक आधार पर व्यवस्थित उत्पीड़न को मानवता के विरुद्ध अपराध मानते हुए गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी दाखिल की। ICC की स्थापना 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि के तहत हुई थी, जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस में। एक हालिया अध्ययन के अनुसार लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले कश्मीर घाटी की जलवायु कैसी थी? According to a recent study, what was the climate of Kashmir Valley like about 4 million years ago? The right answer is option number D, गर्म और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय यानी हॉट एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि कश्मीर घाटी, जो अपनी ठंडी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के लिए जानी जाती है, लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले एक गर्म आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। वुलर झील के केंद्र में स्थित जैना लंक द्वीप का निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ट द जैना लैंक आइलैंड सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द वुलर लेक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैनुल अबिदीन। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया रूस के साइबेरिया में बैकाल झील के बाद की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
जो जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा तथा सोपोर के बीच स्थित है। झील के केंद्र में जैना लंक नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कश्मीरी सुल्तान जैनुल अबुद्दीन ने 1444 में कराया था। अभी न्यूज में क्या है, 1992 की बाढ़ के कारण 3 दशकों की पारिस्थितिक निष्क्रियता के बाद वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में केंद्रीय संरक्षण के दौरान पहली बार कमल का फूल खिला है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। INS निस्तार को 8 जुलाई को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा नौसेना को सौंपा गया और 18 जुलाई को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया। INS निस्तार को गहरे समुद्र में सैचुरेशन डाइविंग 300 मीटर तक और पनडुब्बी बचाव अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करता है और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के साथ 1000 मीटर तक की गहराई में निगरानी और सैल्वेज ऑपरेशन कर सकता है। इसमें 75 से 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम सिएरा लियोन्स फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें गोला रैन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य शामिल है, को जुलाई 2025 में 47वीं विश्व धरोहर समिति के सत्र में सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन फॉर अफ्रीका, जिसे 1992 में टॉमी गार्नेट ने स्थापित किया, ने तिवाई द्वीप के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने 20 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर अस्त्र BB-RAM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? Where was the अस्त्र BB-RAM missile successfully test fired? The right answer is option number A, चांदीपुर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने 11 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर तट पर सुखोई MK-1 से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर युक्त अस्त्र BB-RAM का सफल परीक्षण किया। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मिसाइल है, जो 100 मीटर से अधिक दूरी और 20 किलोमीटर ऊंचाई तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। अस्त्र MK-1 मिसाइल का निर्माण हैदराबाद के पास भानूर सुविधा में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तालिस्मान सेवर 2025 का आयोजन मुख्य रूप से किस देश में हो रहा है? तालिस्मान सेवर 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मेनली इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तालिस्मान सेवर 2025 जो इसका 11वां संस्करण है, 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप और पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हो रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हैं। भारत पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रहा है। NER जिला SDG सूचकांक 2023-24 में सर्वोच्च स्कोर वाला जिला कौन सा बना है? विच हैज बिकम द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट स्कोर इन द NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हनाथियाल मिजोरम। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी NER जिला सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया। वर्ष 2021 में जारी पहले संस्करण की गति पर आधारित यह सूचकांक SDG के संदर्भ में 8 पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न जिलों के प्रदर्शन को मापता है। यह सूचकांक 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 131 में से कुल 121 जिलों को कवर कर रहा है, जो 92% है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आया है हनाथियाल मिजोरम का, सेकेंड नंबर पर है चंपाई मिजोरम का और तीसरे नंबर पर है गोमती त्रिपुरा का। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में भारत का व्यापारिक आयात कितना था? व्हाट वाज इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 187.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने 14 जुलाई को नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2024 के लिए ट्रेंड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। भारत का व्यापारिक आयात 6.5
प्रतिशत बढ़ करके कितना हो गया 187.5 बिलियन। जबकि निर्यात देखेंगे तो 3% बढ़कर हो गया है 108.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। राइनो हॉर्न के नमूनों का डीएनए विश्लेषण कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द डीएनए एनालिसिस ऑफ राइनो हॉर्न सैंपल्स बीइंग डन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। असम वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के सहयोग से 2573 राइनो हॉर्न के नमूनों की डीएनए प्रोफाइलिंग पहल शुरू की। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना और वन्य जीव अपराधों की जांच को सशक्त बनाना है। ये नमूने मुख्य रूप से शिकार के मामलों में जब्त किए गए हॉर्न और प्राकृतिक मृत्यु से प्राप्त हॉर्न हैं, जिनका सत्यापन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किया गया। नमूनों को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा गया है, जहां रोडिस यानी राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम भारत कार्यक्रम के अंतर्गत डीएनए विश्लेषण किया जा रहा है। जिंजी किला, जिसे पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? जिंजी पोर्ट कॉल्ड द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। न्यूज में क्यों है? 11 जुलाई को मराठा सैन्य परिदृश्य को 47वीं विश्व धरोहर समिति के सत्र में 2024-25 के चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है, जो असम के चराईदेव के मोईदम के बाद नामित हुआ है। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में कौन कौन से? साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, और एक तमिलनाडु में कौन सा? जिंजी पोर्ट स्थित है। ध्यान में रखिएगा कि गोलकोंडा किला मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा नहीं है। यह जो किला है 1200 ईस्वी में कोनार वंश के अनंत कौन द्वारा बनाया गया था और विभिन्न साम्राज्यों जैसे विजयनगर नायकों, मराठों, मुगलों, नवाबों, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के अधीन रहा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? Who was awarded the United Nations Population Prize 2025 in the individual category? The right answer is option number A, वर्षा देशपांडे। महाराष्ट्र के सतारा की एक प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा ने 1990 में डालिट महिला विकास मंडल की स्थापना की, जो महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इनके इस संगठन के माध्यम से लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह और लिंग आधारित गर्भपात जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए इन्हें 2025 का यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। सम्मेलन में तारपत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और स्वर्ण पत्र जैसी विभिन्न सामग्रियों पर लिखी पांडुलिपियों पर चर्चा की गई। बक्साली पांडुलिपि, जो प्राचीन भारत की गणित से संबंधित भोजपत्र पर लिखी गई सबसे पुरानी पांडुलिपियों में से एक है, को सम्मेलन में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। यह 9वीं से 11वीं शताब्दी की है और इनमें शून्य के प्राचीनतम उपयोग का उल्लेख है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।